सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का विषय आप जान ही चुके हैं, मैथिली शरण गुप्त का साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय कह लीजिए। आइए बात कर लेते हैं मैथिली शरण गुप्त की। मैथिली शरण गुप्त हिंदी की बड़े अच्छे काव्य प्रेमी, सच्चे देशभक्त और हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाने में उनका बड़ा योगदान है। उनका जन्म वैश्य परिवार में हुआ और ये जो लिखने में गलती हुई, 1886 में उनका जन्म हुआ चिरगांव में। पिता उनके श्री राम के बड़े भगत थे। गुप्त जी का जन्म झांसी के जनपद में चिरगांव में हुआ। उनकी आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। 16 वर्ष की आयु में उन्होंने कविता लिखना आरंभ किया। उनकी कविता कलकत्ता से प्रकाशित वैश्य उपकारक में प्रकाशित हुई। उन्होंने विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा ली थी। बाद में उनकी शिक्षा पर कार्य चलता रहा। वे कविता में हे भगत को पढ़कर महावीर प्रसाद द्विवेदी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। उन्होंने गुप्त महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का उनके ऊपर प्रभाव था। उनकी कविताओं में उसकी छाप देखने को हमें मिलती है। गुप्त जी स्वभाव से बहुत ही सरल थे। राष्ट्रीय भाव भी उनके जीवन में भरा हुआ था। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग लिया था और इस दौरान उन्हें कई जेल की यात्राएं भी करनी पड़ी। 1912 में उनकी जो प्रसिद्धि का प्रमुख कारण बना था भारत भारती से ही उन्हें राष्ट्रकवि होने का दर्जा भी मिला। 1948 में आगरा विश्वविद्यालय से उन्हें डी.लिट की उपाधि मिली। राष्ट्रपिता ने उन्हें राष्ट्रीय राज्य परिषद का सदस्य भी मनोनीत किया। साकेत जो कि 1917 में लिखा गया था, उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला था। 12 दिसंबर 1964 को उनका निधन हो गया था। उनकी कुछ रचनाओं की बात कर लेते हैं। 2 प्रकार से उनको बांटा जा सकता है, मौलिक रचनाएं तथा अनुदित। अनुदित का मतलब होता है जो दूसरों के द्वारा लिखी गई हो, उनका अनुवाद उन्होंने किया हो। सबसे पहले बात कर लेते हैं, कई बार नेट की परीक्षा में पूछा जाता है, रंग में भंग। उनकी पहली जो कि 1909 में लिखी गई थी। भारत भारती 1912 में लिखी गई थी। जयद्रथ वध, पंचवटी, ये शकुंतला, द्वैतालिका, किसान, स्वदेशी संगीत, गुरुकुल शक्ति, सरेंद्री, बक्सनहार, साकेत, यशोधरा, ये देख लीजिए आप, बहुत सारी रचनाएं हैं। प्रदीक्षा, काबा, करबला, कुणाल गीत, अर्जुन और विसर्जन, अजीत इत्यादि। जय भारत गुप्त का महाकाव्य माना जाता है। उनकी पुस्तकों में जयद्रथ वध, भारत भारती, सिद्धराज, साकेत, यशोधरा और पंचवटी उनकी प्रमुख ख्याति की रचनाएं। अब उनकी अनुदित रचनाओं की बात कर लेते हैं। विरही, व्रजांगना, वीरांगना, मेघनाथ, वध, पलासी, युद्ध, उमर खयाम की मधुशाला इत्यादि का उन्होंने अनुवाद किया था। स्वपन, वाजदत्ता, पृथ्वीपुत्र, चंद्रहास, अनहग, तिलोत्तमा उनके नाटक थे और पद्य रूपक के अनुवाद थे। उनकी साहित्यिक विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहली विशेषता है गुप्त जी का राष्ट्रीय काव्य धारा में विशेष योगदान। वैसे तो वो भारतेंदु युग में ही राष्ट्रीय काव्य धारा के स्वर में मुखरित होने लगे थे, लेकिन द्विवेदी युग में उनकी कविताएं राष्ट्रीय जागरण पर बल देने वाली है। विशेषकर माखनलाल चतुर्वेदी, राम नरेश त्रिपाठी, बालकृष्ण शर्मा, नवीन इत्यादि ने राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा और राष्ट्र प्रेम की भावना पर बल दिया और मैथिली शरण गुप्त ने इसमें राष्ट्रीय चेतना में अपनी आहुति दी। और बहुत ही उनकी प्रसिद्ध लाइनें हैं। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, हम थे धनुर, यानी अपने उनको जगाया है उन्होंने। डॉक्टर उमरकांत ने भी गुप्त जी के बारे में लिखा है। भारतीय संस्कृति के प्रवक्ता के साथ साथ मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय कवि भी थे। उनकी प्राय रचना में राष्ट्रीयता से भरी हुई थी, ओतप्रोत थी। वो स्वदेशी संगीत में उन्होंने स्वराज्य की, सत्याग्रह की अभिलाषा, गांधी गीत, आओ बारदोली, जय बोध, विचित्र संग्राम और भारत का झंडा जैसी कविताएं लिखी हैं। जैसे सत्याग्रह है, कवच हमारा, कर देखो कोई भी वार, हार मानकर शत्रु स्वयं ही यहाँ करेंगे विचार। मात्र मंदिर में जाति धर्म
संप्रदाय इत्यादि में उन्होंने भेदभाव नहीं किया और राम रहीम बुद्ध ईश सबके नाम से स्मरण करने का अवसर उन्होंने किया, यानी धार्मिक एकता की बात उन्होंने की है। अगला पॉइंट आप बना सकते हो, राम रहीम बुद्ध ईसा का सुलभ एक सा ध्यान यहाँ, भिन्न भिन्न नव संस्कृतियों का गुण गौरव का ज्ञान यहाँ, नहीं चाहिए बुद्धि बैर की, भला प्रेम उन्माद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ, पावे सभी प्रसाद यहाँ। यह अपनी प्रसिद्ध पंक्तियाँ जानी होंगी। मैथिली शरण गुप्त की बक्सनहार नामक कविता में उन्होंने अपने राजनीतिक विचार भी प्रस्तुत किए हैं और प्रजातंत्र का समर्थन उन्होंने किया है। वे कहते हैं, राजा प्रजा का पात्र है, वह एक प्रतिनिधि मात्र है, यदि प्रजा पालक नहीं तो तज्य है, हम दूसरा राजा चुने जो सब तरह सबकी सुने, कारण प्रजा का ही असल में राज्य है। गुप्त जी ने अतीत का गौरवगान, ये अलग अलग पॉइंट हैं, आप इनको अलग अलग पॉइंटों में बना करके लिखें। जैसे पहला पॉइंट आपने बना सकते हो राष्ट्रीयवाद, दूसरा पॉइंट आप बना सकते हो उन पर गांधी जी का प्रभाव, सत्याग्रह अहिंसा, तीसरा आप धार्मिक एकता पर उन्होंने बल दिया, चौथा आप बता सकते हो कि राजनीतिक विचार उन्होंने प्रकट किए, प्रजातंत्र पर उन्होंने विश्वास किया। अगला पॉइंट आप अतीत का गौरवगान उन्होंने किया है, पूर्वजों की दान वीरता, युद्ध वीरता, कर्म वीरता और धर्म वीरता का वर्णन उन्होंने अपनी देश प्रेम की भावना से वो भरे हुए थे और राष्ट्रीय चेतना का वर्णन उन्होंने किया है। अपने पूर्वजों के बड़े वीर और कर्मठ उन्होंने बताया है। भारतीय वीरों के शौर्य का डंका जावा, सुमित्रा, लंका और चीन जैसे देशों में भी बजता था। हमारे यहाँ चंद्रगुप्त जैसे सम्राट भी हुए हैं। यूनान के सम्राट सिकंदर और उनके सेनापति सेलुकस को पराजित भी किया है। उन्होंने अपनी पंक्तियों में लिखा है, जिनके समक्ष न एक भी विजयी सिकंदर की चली, वह चंद्रगुप्त महीप था, कैसा अपूर्व महाबली, इससे कि सेलुकस समर में हारा तो था, ले गया कंधार आदिक देश देकर निज सोता याद दे गया। निष्कर्ष के रूप में कहना चाहेंगे, बल्कि इसमें बहुत सारे पॉइंट और डाले जा सकते हैं। प्रकृति वर्णन और इसकी मुख्य विशेषता जो इस में छोड़ दी गई है, मैं आपको इसकी बताना चाहूँगी। नारी भावना इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। इन्होंने अपनी उनमें उपेक्षित पात्रों का वर्णन किया है। जहाँ हम साकेत की बात करें, साकेत में सभी ने राम और सीता को अपने काव्य का वर्ण विषय बनाया है, लेकिन इन्होंने उपेक्षित उर्मिला को साकेत में, यशोधरा में उन्होंने गौतम बुद्ध की पत्नी के रूप में वर्णन किया है, यानी ऐसे उपेक्षित पात्रों को दिखाया है। और नारी भावना इनकी उभर कर सामने आती है और हमेशा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो इनकी नारी भावना के ऊपर ही पूछा जाता है। तो आगे के वीडियो में मैं इनकी नारी भावना भी आपको करवाऊंगी। आज सिर्फ यहाँ इनकी साहित्यिक विशेषता थी और महत्वपूर्ण बिंदु इस ये बच्चों के द्वारा बनाई गई असाइनमेंट है, अच्छी तरह से प्रेजेंट किया था, इसलिए मैंने यहाँ आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश की है। निष्कर्ष आप यहाँ से उठा सकते हैं, लेकिन आप इसमें नारी भावना, प्रकृति वर्णन, बहुत सारे विषय और जोड़ सकते हैं जो आपके प्रश्न को और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बना देंगे। और इसमें मैं बार बार आपको कहती हूँ, डायग्राम आपने नंबर लेने होते हैं, यानी खींचने होते हैं। एग्जामिनर सभी, जिसमें मैं भी हूँ, सभी जो है पॉइंटों पर विशेष ध्यान देते हैं। तो आपने अपने प्रश्न को किस प्रकार से आकर्षित बनाना है ताकि एग्जामिनर का ध्यान उसके ऊपर जाए और उसकी एक नज़र में ही आपके सारे पॉइंट क्लियर हो जाएं। तो इस पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा, तभी आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। निष्कर्ष की बात करें तो गुप्त जी की रचना द्वापर में श्री कृष्ण को लोकनायक बनाया है। नारद क्रांति का अग्रदूत उन्हें दिखाया है। अनहग जो नाटक है उसमें अहिंसात्मक आंदोलन के माध्यम से परिवर्तन करने की बात की गई है। मंगल घट में कवि पूर्णतः राष्ट्रीय भावना के गीत गाता हुआ दिखाई दिया है। अंत में हम कह सकते हैं, गुप्त जी ने आजीवन राष्ट्रीय चेतना पर आधारित काव्य की रचना की है। यही कारण है कि वे राष्ट्रकवि कहलाए हैं।
उनके बारे में आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने उचित ही कहा है कि राष्ट्र की और युग की नवीन स्फूर्ति, नवीन जागृति के स्मृति चिन्ह हमें हिंदी में सर्वप्रथम गुप्त जी के माध्यम से उनके काव्य में मिलते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो के माध्यम से आपको सही जानकारी दे पाई। इसकी अगर आपको PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।